हाइड्रोजन अगर न्यूट्रल और न्यूट्रल के साथ कर रहे हो तब तो कह देते कि हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर देखो ये न्यूट्रल है और ये कैसा है, चार्ज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर तो है लेकिन फिर भी ये चार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा ही होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, नेगेटिव चार्ज बन के आ रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक है नहीं, तो इस वजह से इसमें क्या होगा, ज्यादा होगी। जैसे नीचे वाले में एग्जांपल में भी कहूँ क्यूनोडाइन में, क्यूनोडाइन में क्या होगा, नाइट्रोजन की यहाँ लोन पेयर है, इसका कॉन्जुगेशन करके लोन पेयर इधर आएगा, मतलब ये कॉन्जुगेशन जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज बनेगा ना नाइट्रोजन पे, बल्कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका मतलब बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो उसके देने की टेंडेंसी और ज्यादा हो सकती है, ये एक पॉइंट है उसका। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो उसके देने की टेंडेंसी और ज्यादा हो सकती है, उसमें इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन और दिए थे, क्वेश्चन नंबर 6, 17, 18, 19, 20 दिया था होमवर्क में, देखिए बताते चलिए चारों। बेटा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो, मैं बता तो रहा हूँ ऊपर वाले में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन वो कंपैरिजन न्यूट्रल से करते हैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ। ये नेगेटिव चार्ज है, OH माइनस है और NH3 है, ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, न्यूट्रल है इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव, बोलो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा बेसिक होगा। हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा बेसिक होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, कोई नेगेटिवली चार्ज होगा और कोई यानी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाला थोड़ी ना बेसिक ज्यादा होगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है उस पर ज्यादा बेसिसिटी होगी, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल में दोनों में कंपेयर करता तो नहीं आता होता, दोनों के न्यूट्रल में मैंने कंपेयर किया है, ठीक है। यस सर। चलिए आगे बताइए बच्चा, आगे आपका कोई डाउट। एक क्वेश्चन नंबर 17 वाला हुआ, 17 वाले में बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर। ए इज ग्रेटर देन बी, वेरी गुड मितुल, अनुकूल, यही आंसर आ रहा है सबका। देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, ये आंसर आएगा इसमें। इस C डबल बॉन्ड O का माइनस M इफेक्ट लगेगा दोनों रिंग पर, तो यहाँ पर तो माइनस M इफेक्ट ऑपरेट कर जाएगा क्योंकि ये किस पे है, पैरा पोजीशन पर है, और मेटा पोजीशन पर माइनस M इफेक्ट ऑपरेट नहीं हो पाएगा, तो मेटा पोजीशन पर माइनस M इफेक्ट नहीं हो पाएगा, तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी कंपेरिजन में। और तो मेटा पोजीशन पर मीसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, तो ये हमें पता है, प्रकार ने भी ये, ठीक है। सेम फिर इसी तरीके से 18 वाला करेंगे, तो 18 वाले का आंसर क्या होगा, 18 वाले का भी क्या होगा, देखो इस ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा, इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा। तो देखो इस वाले नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं, देख लो, इस वाले नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी ज्यादा हुई, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, बड़ी होगी किसी टाइम पे, तो किसका ज्यादा हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, फिर से अगेन यही आ जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। 19 वाला बताइए, 19 वाला हुआ, 19 वाले का ऑर्डर क्या आ रहा है, मितुल ने निकाला है सी, अच्छा गलत है आंसर तुम्हारा मितुल, आंसर गलत है तुम्हारा। बी गलत है, ये भी फिलहाल सी, डी, अगर तुम्हारा भी आंसर गलत है, तुम्हारा भी आंसर गलत है। देखिए भाई आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर में आपने देखो क्या गड़बड़ी कर दी है, ये जो है ये है एरोमेटिक एमीन, और ये है वो है एमाइड आपका। अब आप फंक्शनल ग्रुप को पहचानना सीख लीजिए, दैट इज एमाइड, ये एमाइड दे रखा है आपको, ठीक है। और ये है आपका एलिफेटिक एमीन, ये नाइट्रोजन कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है बेंजीन से, ये एलिफेटिक एमीन है,
बहुत सिंपल सी कहानी है, एलिफेटिक, और ये फिर से एरोमेटिक है। एरोमेटिक में कंपेयर कर लेंगे, पीएच बेंजीन नहीं है और रेजोनेंस ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा सी, फिर हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा डी, और फिर हो जाएगा। वेरी गुड, ये आ गया चारों का आंसर, यही है इसका आंसर। एमाइड की बेसिसिटी सबसे कम होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो आपको ग्रुप सही से चेक करना आना चाहिए, ग्रुप सही से चेक करना आना चाहिए कि कौन सा ग्रुप दे रखा है और कौन सा ग्रुप नहीं दे रखा है। ठीक है, क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? क्लियर है? क्लियर है ना? चलो कोई बात नहीं, आगे बताओ, 20 वाले में बताओ क्या आंसर आया है आपका। कुछ नाइट्रोजन इज मोर बेसिक। विच नाइट्रोजन इज मोर बेसिक? तो हाँ सर जो बेटा, 19 वाला है उसको प्लस आई और इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट लगा के भी तो कर सकते हैं। कैसे लगाओगे आप बताओ, कैसे कहना चाह रहे हो प्लस आई और मेरे? सर जो फर्स्ट वाला फिगर है उसमें प्लस आई लगेगा और रेजोनेंस भी हो रहा है। ये प्लस आई है और इससे रेजोनेंस इसमें हो रहा है, रेजोनेंस से तो बेसिसिटी कम हो जाएगी ना, बल्कि ये लोन ओके पेयर अगर सर। इसमें जाएंगे तो इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी, यस सर। और इससे सी एच सर थ्री वाले से बढ़ेगी प्लस आई से। सर और जो दूसरा है उसमें प्लस आई लग जाएगा और माइनस एम और माइनस आई। दूसरे वाले में अच्छा बताना कैसे, दूसरे वाले में इधर भी रेजोनेंस होगा, दूसरे वाले में इसके साथ भी रेजोनेंस होगा, और एमाइड वाले में ज्यादा अच्छा रेजोनेंस होगा, और इस सी एच थ्री तो बहुत दूर है। चलो इसको मान भी लो, प्लस आई इफेक्ट लगा भी लोगे तो कंबाइंड इफेक्ट निकाल पाओगे क्या इस तरीके से? नहीं सर। नहीं निकाल पाओगे, यही पॉइंट दिमाग में रखना है, तभी तो मैंने बताया ये एरोमेटिक हो गई है, ये एमाइड हो गया है, इससे आराम से आ गया कि नहीं? यस सर। इसमें क्या किया मैंने, दो एरोमेटिक थे तो दोनों एरोमेटिक को क्या किया, यहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे भी रिंग बनी हुई है बेंजीन वाली टाइप की, और यहाँ पर ये सी एच थ्री, तो यहाँ पर तो ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, तो ये तो फायदा दे रहा है थोड़ा बहुत। यस सर। जिसमें सारी चीजें सेम है उसको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इन सबका इफेक्ट तो सेम ही होगा इन पे, है कि नहीं? बेंजीन रिंग तो सब में ही है, तो उस पर कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो सी वाले में मैंने देख लिया कि हाँ बेंजीन से नाइट्रोजन जुड़ा ही नहीं है, तो वो एलिफेटिक एमीन है, एरोमेटिक है ही नहीं, वो पहले से ही एरोमेटिक नहीं है। सही है? यस सर। चलिए आगे बताइए, 20 वाले का आंसर बताइए भाई। 20 वाले का आंसर बी इज ग्रेटर देन ए, मितुल का आया है, अनुकुल बता रहा है ए इज ग्रेटर देन बी। हाँ प्रखर, तुम्हारा सुन लिया मैंने, ए इज ग्रेटर देन बी देख लिया तुम्हारा पहले। प्रखर, अपना एक्सप्लेनेशन दो ना इसमें कि किस तरीके से ए इज ग्रेटर देन बी बोल रहे हो तुम, क्यों आएगा ऐसे? सर ये नाइट्रोजन अपना नॉन पे रेजोनेंस में ला नहीं पाएगा। वेरी गुड। देखो भाई, ये जो लोन पेयर है ना, ये लोकलाइज्ड है। क्यों? अगर आपने इसके लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कराया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा उस टाइम पे, इसके बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, अगर वो आया। ब्रिज हेड पर sp2 पॉसिबल नहीं है, ब्रिज हेड पर sp2 नॉट पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस कि 8 मेंबर की रिंग नहीं होता है, तो 8 मेंबर की रिंग तो हो रही है, यहाँ लोन पेयर कॉन्जुगेशन में धड़ल्ले से चला जाएगा, यानी कि ये कैसा है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कम, तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, ए वाली, ए इज ग्रेटर देन। ये आंसर आ गया यार, समझ में आ गया? क्लियर हो गया भाई सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लिपिंग ऑफ केस बता दिया था मैंने पूरा, और इसके बाद मैंने बेसिसिटी के ऑर्डर भी लिखवाए थे, ध्यान रखना ये बेसिसिटी के ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये मेंस और एडवांस में आते हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की, किस तरीके से स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होता है और क्या कहते हैं इसको। देखो, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बाइफिनाइल ट्राइफिनाइल पढ़ाए हैं, अरे याद है ना? स्टीयरिक क्राउडिंग की वजह से सिस्टम कैसा हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, इतना याद है ना? स्टीयरिक क्राउडिंग की वजह से सिस्टम कैसा होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। अरे ध्यान है ना, ध्यान है कि नहीं? बस वही चीज यहाँ लगानी है, वही चीज यहाँ लगानी है और कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखिए किस तरीके से एग्जाम्पल बना रहा हूँ।
जब ग्रुप के साइज, एटम का साइज बड़ा हो जाता है ना, ग्रुप का या फिर एटम का साइज बड़ा हो जाता है, तब स्टेरिक क्राउडिंग आती है। जैसे कि यहाँ पर ये CH3 और ये CH3, और दूसरा दे रखा है एक आपको ऐसा ही टाइप का एग्जांपल है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ये CH2 होता, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन इस पर है पॉजिटिव चार्ज और इस पे लगा है CH3 और इसी पे ही लगा है CH3। अब बताइए विच कार्बन इज मोर स्टेबल, विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल? विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल? सोच के बताओ कि ये कौन सा कार्बोकेटाइन इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल हो सकता है। इसमें और इसमें होगा स्टेरिक रिपल्शन। दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, नॉट बी। ए कार्बोकेटाइन, जो कार्बोकेटाइन जो ए में बन रहा है ना, वो ज्यादा स्टेबल है। तुम्हें लग रहा है कि वहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, ठीक है, वहां पे तुम्हें लग रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन जाएंगे, लेकिन रेजोनेंस दूसरे वाले में होगा ही नहीं, ड्यू टू परपेंडिकुलर सिस्टम। कार्बोकेटाइन, जो कार्बोकेटाइन है, रेजोनेंस डज नॉट अकर, लिख दे रहा हूं, does not participate in resonance। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा जस्ट बिकॉज कि सिस्टम कैसा हो गया है, परपेंडिकुलर होगा। सोच लो, बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर सिस्टम। लिख के बना के बताओ परपेंडिकुलर सिस्टम होगा किस तरीके से। जैसे कि अगर जो पहला एग्जांपल है मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, तो एग्जांपल नंबर ए है, मैं ए इसको बोल रहा हूँ, बी इसको बोल रहा हूँ, तो मैं ए वाले की बात करूँ तो ए वाले का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बना देते हैं। और जो CH2 पॉजिटिव है वो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक ही प्लेन में होंगे और ये खाली ऑर्बिटल इसके प्लेन में होगी, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ बना हुआ मिलेगा, यानी कि ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बैठा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा। ये पहला वाला एग्जांपल है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा। ये वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल या फिर कह सकते हैं आप पॉजिटिव चार्ज, यही है आपका पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं। तो ये तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा। देखो ये यहाँ से यहाँ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा इस तरीके से, टोटल लेंथ दिखा दिया मैंने, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन अगर हम बी वाले की बात करें, बी वाले में स्टेरिक क्राउडिंग हो रही है, देखो बी वाले का क्या होगा, सेम टाइप का बनेगा, बिल्कुल सेम टाइप का बनेगा। लेकिन आपको पता है दो रिंग जब परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों रिंग एक दूसरे में रेजोनेंस नहीं कर सकते। कैसे आएगा, सेम ही टाइप का एग्जांपल बना दो, उठा के लगा दो। ये उन लोगों के लिए है जो नए ज्वाइन किए हुए हैं अभी। और यहाँ पर जब ग्रुप आएंगे, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है आपका CH3, देखिए आप सोचिए यहाँ पर आपका ग्रुप लगा हुआ है, कोई बल्कि ग्रुप बोल देता हूँ, कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, और फिर इस कार्बन के पास भी कोई बल्कि ग्रुप आ गया। ये रहा देखो CH3, ये है ना, ये CH3। कहने का पॉइंट ये है कि कोई भी टाइप का बल्कि ग्रुप लगा दीजिए तो ये क्या होगा, ये रिंग घूम जाएगी और ये कुछ पाई बॉन्ड इस तरीके से हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट परपेंडिकुलर पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलर टू द रिंग या परपेंडिकुलर टू द रिंग। तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा रेजोनेंस में। पहले ये बताओ सब लोगों को क्लियर है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हुई, कम हुई, तो पहले वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है। समझ में आ गया बेटा, पहले ये बताइए। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना बताने की कोशिश की है इस एग्जाम्पल में कि स्टीयरिक क्राउडिंग की वजह से रेजोनेंस नहीं हो पाता है कभी कभी। कैसे नहीं हो पाता है, वो परपेंडिकुलर सिस्टम का केस है जो कि अपने दिख जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में होता है ये चीज, बहुत सारे एग्जाम्पल में। अगर जो तुम्हारा साइज इसका, इस एटम का, यहाँ पे जो भी एटम लगा हुआ है, एटम लगा हुआ है, कोई ग्रुप लगा हुआ है, अगर उसका साइज बड़ा है, मान लो मैं यहाँ पे आयोडीन लगा देता, आयोडीन लगा देता, तब भी वही होता। क्यों, आयोडीन के हिसाब से ये और ये स्टीयरिक क्राउडिंग करने लग जाते, चाहे भले एक एटम क्यों ना लगाए, आयोडीन का साइज काफी बड़ा होता है, तो एक एटम लगा होगा तब भी यानी इससे रेजोनेंस नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, इसमें रेजोनेंस का पार्ट
नहीं हो पाएगा। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई? ए वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ड्यू टू स्टीरिक क्राउडिंग। अब देखो इसको बेसिसिटी से कैसे रिलेट करते हैं वो देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 लिखते हैं, इसको बेसिसिटी से रिलेट करके देते हैं। इसको बेसिसिटी से कैसे रिलेट करें तो वो चेक करना है। तो देखिए आपके पास ये दे रखा है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल लिख के दे रहा हूँ और वही एग्जांपल आपको लिखा हुआ मिलेगा भी। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, इसके पास ये लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ एनिलीन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ CH3, यहाँ CH3। आपको बताना है विच इज मोर बेसिक, मोर बेसिक बताइए विच इज मोर बेसिक, कौन सा वाला ज्यादा बेसिक होगा, यानी कि किस पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी, किस पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी। इसमें वैसे भी दिख जाता है, अपने आप ही पता चल जाता है कि क्या किसमें ज्यादा रहेगी किसमें कम रहेगी। बताओ भाई किसमें ज्यादा रहेगी? ए वाले में। वेरी गुड, यानी कि ए इज ग्रेटर देन, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर आ गया, ए इज ग्रेटर देन बी, बेसिसिटी ज्यादा होगी ए की क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज्यादा है। ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉट लोन पेयर नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। समझ लो एग्जैक्टली ऊपर वाला जैसा केस है, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि मोर अवेलेबल, यहाँ पर ज्यादा अवेलेबल हो गया, मोर अवेलेबल है कि नहीं, बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गया है वो, अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ गई है। क्लियर है? अरे भाई समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं बात? ठीक है ना। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, एक और अच्छा एग्जांपल और होगा, सेम ही है, सेम टाइप के एग्जांपल दिखते हैं, सारे सेम टाइप के एग्जांपल दिखते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ग्रुप का इफेक्ट लगाना रह गया है, जैसे कोई ग्रुप रह गया है और उसका इफेक्ट लगाऊं, तो देखो मैं ये एक और चीज बताता हूँ ऊपर ही में। जैसे मान के चलिए ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो अब CH3 का और CH3 का इस पर कौन सा इफेक्ट लगेगा? इन दोनों CH3 का इस नाइट्रोजन पे कौन सा इफेक्ट ऑपरेट हो सकता है? सोच के बताइए फटाफट से, जल्दी से बताओ चारू, कौन सा इफेक्ट ऑपरेट हो सकता है? बिल्कुल चारू पे मैं बता दिया, इन दोनों का सिर्फ प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट हो पाएगा। और यहां पर इन दोनों का कौन सा इफेक्ट ऑपरेट हो सकता है? टेल मी। बोलो, यहां पर इन दोनों का कौन सा इफेक्ट ऑपरेट हो सकता है? बिल्कुल, यहाँ प्लस H भी देख सकते हो, प्लस I भी देख सकते हो, दोनों ही काम कर सकते हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं। मैंने याद दिलाया भाई, CH3 का प्लस H इफेक्ट होता है, बस इतना याद दिलाया और कुछ नहीं किया इसमें। मैं ये बता रहा हूँ दोनों ही इफेक्ट ऑपरेट काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक और एग्जांपल लिख सकते हैं। यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ NO2, यहाँ NO2, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ। अब भी कंपेयर कर सकते हैं, किसकी ज्यादा होगी बेसिसिटी, किसकी ज्यादा होगी बेसिसिटी भाई, फटाफट से बता दो किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। अभी भी कंपेयर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है कंपेयर में ऐसा, किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी।
सिर्फ एक ही इंसान जानता है यार, फखर बता रहा है बस, बाकी तो कुछ बता ही नहीं रहे। वेरी गुड, एक ही ज्यादा होगी यार। बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टिल बेसिसिटी ए की ही ज्यादा होगी बी से। फिर से सोच लो यार कैसे। इस CH3 का प्लस H इफेक्ट और प्लस I इफेक्ट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोन पेयर इससे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, आ गया है, पॉइंट ये है। यहाँ ये लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है मोर अवेलेबल। भले ही इस NO2 का माइनस I इफेक्ट लगेगा, लगता रहने तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, माइनस I इफेक्ट लगेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसका, ठीक है। तो क्या मैं इसमें पॉइंट लिखवा दूं बेटा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है? मतलब ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट लोन पेयर यानी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, दैट विल बी मोर अवेलेबल। लिखवा दो पॉइंट? अरे लिख ही लो यार, तुम तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे लिख लो, एक तो कह ही रहा है। देखो ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन will not be coplanar, इस तरीके से लिखना, लैंग्वेज थोड़ा सी रहेगी, will not be coplanar with the ring, so its plus R effect, मतलब प्लस R या प्लस M इफेक्ट, नाइट्रोजन का बोल रहा हूँ, प्लस R इफेक्ट will not operate, R effect will not operate so it will make the lone pair more available on nitrogen atom। कोप्लेनर नहीं होता है इस वजह से वो ज्यादा अवेलेबल हो। ये हो गया आपका SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ये आपका कंप्लीट हो गया। देख लो यार, एक एक पॉइंट है बस, यही है। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट आएगा आपका स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ स्टेरिक SIP इफेक्ट है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। नोट कर लिया ये, आगे बढ़ो। नोट कर लिया ये, आगे बढ़ो बेटा। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा ऑर्थो इफेक्ट, लास्ट और एक ऑर्थो इफेक्ट। दो पॉइंट्स हैं इसमें, सिर्फ दो पॉइंट्स हैं, वो याद रखनी है। दो पॉइंट्स हैं क्योंकि याद रखने हैं, सीधा सीधा दो पॉइंट है, याद रखोगे बहुत सही रहेंगे। जैसा पहले होता है, फर्स्ट होता है पॉइंट इसमें, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड पता ही है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट मतलब कि उसकी ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा हुआ है। बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन अदर बेंजोइक एसिड। देखो कंपेयर सबसे नहीं करा रहा हूं, अगर मैंने ये लिख दिया ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन अदर एसिड्स, तो तुम इसका मतलब ये नहीं कि सबसे कह दो कि हाँ भाई इससे तो ज्यादा ही होगा, इससे भी ज्यादा होगा, इससे, ऐसा नहीं है। तुम बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव से ही बोलो, बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव, मतलब मैंने ऑर्थो पे बोला है तो तुम कंपेयर करो पैरा वाले से और मेटा वाले से, सिर्फ पैरा वाले से या मेटा वाले से। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन अदर बेंजोइक एसिड, लिख रहा हूं मैं, सॉरी, अदर बेंजोइक एसिड। अदर बेंजोइक एसिड का मतलब क्या होता है? मेटा वाला हो, पैरा वाला हो, उसी का केस के लिए। ऐसा नहीं है कि तुम किसी के लिए भी बनवा दोगे यार कि ऑर्थो है तो सबसे मतलब ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। कंपैरिजन है दो के बीच में। दूसरा पॉइंट ये देखो, एसिड के लिए हो गया, बेंजोइक एसिड के लिए होगा। दूसरा है एनिलीन के लिए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक, ये ध्यान रखना है भैया।
ऊपर वाला मोर एसिडिक, नीचे वाला लेस बेसिक। देन अदर एनिलीन्स, देन अदर एनिलीन। और तो सब्स्टिट्यूट एनिलीन भैया लेस बेसिक होता है, रीजन दोनों का दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बोलते हैं, इस सेकंड वाले पॉइंट को बोलते हैं SIP इफेक्ट, स्टीयरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टीयरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन का ही नहीं ले पाना, स्टीयरिक फैक्टर की वजह से प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाना, वहां पे स्टीयरिक फैक्टर की वजह से रेजोनेंस का नहीं होगा। ठीक है, अरे ठीक है, ये पॉइंट लिख लिए। ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बहुत सिंपल है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एनिलीन इज लेस बेसिक। इन दोनों के हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, हाँ भाई, आप लोगों की क्लासेस 16 से ओपन हो जाएंगी क्या, ये बताओ पहले। कोई नोटिफिकेशन तुम लोगों के पास? वो फुली हो जाएंगी, वो फुली हो जाएंगी। वो फुली हो जाना चाहिए। तो कितने लोग सेंटर पर आएंगे क्लास लेने के लिए? तो सेंटर पे आना पड़ेगा वैसे तो। सारे ही आ जाओगे? अच्छा, ही कितने हैं? हाँ, ही कितने रहे अभी, कितने से पूछ ही लूंगा। अच्छा है, ठीक है, बढ़िया बात है, सारे ही आ जाओगे। स्कूल की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, स्कूल में कहीं नोटिफिकेशन देंगे बेचारे। स्कूल में क्या ही नोटिफिकेशन देंगे, सेंटर पर तो हाँ क्लास होगी। आएंगे आएंगे बिल्कुल, हम भी आएंगे। चलो इसको देखते हैं, ऑर्थोफेक्ट को देख लेते हैं। ऑर्थोफेक्ट में किस तरीके से काम कर रहा है, देखो ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड को बना के देता हूँ। बेंजोइक एसिड का काम किस तरीके से है, ये मान के चलो, ये COH दे रखा है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगाया हुआ है आपने, दिस इज मोर एसिडिक देन अदर बेंजोइक एसिड, मतलब कि बेंजोइक एसिड से ही बोल देता हूँ मैं COH, दिस इज मोर एसिडिक देन अदर बेंजोइक एसिड। मैं बता देता हूँ रीजन क्या है। इस ग्रुप की वजह से, ये G ग्रुप लगा हुआ है ना, इस ग्रुप की वजह से ये रिंग कोप्लेनर नहीं होती, फिर से यही चीज है, ये कोप्लेनरिटी इसकी डिस्टर्ब हो जाती है, कोप्लेनरिटी इसकी डिस्टर्ब हो जाती है। अब आप कहोगे कि सर इसकी कोप्लेनरिटी डिस्टर्ब होने से तो घाटा हो गया ना। देखो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा कि सर इसका हाइड्रोजन हटाते नेगेटिव चार्ज बनाते हम, और नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाता, और कॉन्जुगेशन में तो वो बेंजीन के साथ भी जाता, तो स्टेबिलिटी तो और बढ़ती ना उसकी, क्यों, है कि नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि कोप्लेनरिटी डिस्टर्ब हो गई तो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर पा रहा है, ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर पा रहा है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ गई है। रीजन देखो, रीजन क्या हो सकता है, सोचो बताओ, सोचो क्या रीजन हो सकता है इसमें, कि इसकी कोप्लेनरिटी डिस्टर्ब होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ गई, रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, बल्कि मतलब कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस नहीं कर रहा है, फिर भी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो क्या रीजन होगा इसका, सोचो, कोई रीजन होगा पे? तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं, क्या है इसमें एक्सप्लेनेशन। ग्रुप लगा हुआ है, कोई ग्रुप लगा हुआ है, उस ग्रुप से होगा क्या, पहले तो कोप्लेनरिटी डिस्टर्ब करा दो, चलो ठीक है। किसी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो मैं कॉन्जुगेट बेस बना रहा हूँ, ये C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर लगा हुआ है आपका ग्रुप, देखो इसकी तो कोप्लेनरिटी डिस्टर्ब हो गई, ये कोप्लेनर नहीं है, मैं ये पहले ही बोल दिया हूँ, ड्यू टू ऑर्थो सब्स्टिट्यूट ग्रुप कोप्लेनरिटी ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिस्टर्ब। ठीक है, तो H हटाया, अब क्या चेक करना होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, यही चेक करना होगा कि नहीं, बताओ यार, आया ना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ही चेक करोगे ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस अगर बेंजीन के साथ रेजोनेंस होता तो बढ़ती या घटती, सोचो एक बार के लिए क्या होगा, बढ़ती ना, अभी यही तो दिमाग में होना चाहिए, बढ़ती हमारे, बोलो तो सही, आया ना कि हाँ, अगर रेजोनेंस हमारा बेंजीन के साथ और हो जाता तो बढ़ती ही बढ़ती, सोचो। अबे हाँ तो बोल सकते हो कि हाँ सर ये बात सही है, बेंजीन के साथ रेजोनेंस हो जाता तो बढ़ती। अब मैं एक और चीज बताता हूँ, देखो बेंजीन के साथ रेजोनेंस हो जाता तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से हटके कार्बन पर आता कि नहीं, ये बताओ, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से हटके कार्बन पर आता,
और अभी इस केस में जब बेंजीन पे जा ही नहीं दिया है तो कहां पर होगा रेजोनेंस, इन्हीं दोनों के बीच में होगा, और इन दोनों के बीच में होगा तो कौन से स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको, 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे ओनली। यही तो फायदा है इनका, जो कि स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए फायदा कराएंगे, ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस को फायदा कराएंगे। नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑक्सीजन पे रहेगा, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन रहेंगे, तो स्टेबिलिटी आपकी और बढ़ेगी। ये रीजन है इसका, समझ में आया? जस्ट बिकॉज के 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे ओनली, तो स्टेबिलिटी का कंपैरिजन ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? क्लियर है भाई, बताओ क्लियर है ना ये? तो देखो पहला पॉइंट यही था तुम्हारा, ध्यान रखें, पॉइंट नंबर 1 यही था तुम्हारा, कुछ भी नहीं था। ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है ड्यू टू नॉन कोप्लिनरिटी, मतलब अनकोप्लिनर नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, सिर्फ इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। अगर यहां से लेके जाते ना आगे, तो नेगेटिव चार्ज तुम्हारा कार्बन पर आ जाता, कार्बन पर आता तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं मिलती, कम होती, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी तेजी से कम होती, तो पूरे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को कम करता ना, क्योंकि एवरेज होता है ना सबका, तो सही है। चलिए एक और लास्ट दूसरा पॉइंट का भी समझिए, पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड एनिलीन के केस के लिए बोल रहा है कि एनिलीन के केस के लिए क्या होना चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड देखो, एनिलीन का बोला है ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एनिलीन लेस बेसिक होता है। अब इसका रीजन क्या है, देखिए रीजन आपको ध्यान मैं बता दूं, आपको एक्सप्लेनेशन आपको मुझे लगता है याद नहीं रहेगी, आप सीधा पॉइंट याद रखिएगा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एनिलीन इज लेस बेसिक, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट मतलब पैरा सब्स्टिट्यूट या फिर दूसरे अलग दे रखे हैं, वो कैसे हैं, ज्यादा बेसिक, इस तरीके से आप याद रखिए। देखिए यहाँ NH2 दे रखा है, इसका एक्सप्लेनेशन अलग तरीके से देखो, डिफरेंट कैसे। हाँ बताओ कि दोनों में से किसकी बेसिसिटी ज्यादा करनी है, दोनों में से किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, बी वाले की, क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एनिलीन लेस बेसिक होगा, तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, बी वाले की बेसिक। ये हमें पहले से पॉइंट पता है, देखो अभी भी बोल रहा हूँ, बी वाले की बेसिसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए। भले ही आपको ए पर CH3 लगा हुआ दिख रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें, थोड़ा सा दूर कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा और एक्सप्लेनेशन करने में दिक्कत नहीं आए। तो ये बी वाले की बेसिसिटी ज्यादा है, ऑर्थो वाले की बेसिसिटी सबसे कम मिलेगी, ठीक है। इसका रीजन दे रहा हूँ, देखो बेसिसिटी किस पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, basicity is directly proportional to stability of conjugate acid, यही होता है। बेसिसिटी को अगर आपको कंपेयर करना है तो आप उसको कंपेयर करिए स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड से। तो सबका कंजुगेट एसिड बना दो, इस पे H पॉजिटिव लगा दो, इस पर H पॉजिटिव, इनको दे दो, ले भैया तू H पॉजिटिव ले ले, ले भैया तू भी H पॉजिटिव ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? दोनों को पहले H पॉजिटिव प्रोवाइड करा, नेक्स्ट अब दोनों को H पॉजिटिव प्रोवाइड करा, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा, नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर होगा ये CH3, ये ग्रुप। और दूसरे वाले केस के लिए यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ पे वही NH3 और पॉजिटिव। बताइए दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा दिख रही है आपको, तुमने H पॉजिटिव को अटैक कर दिया, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा दिख रही है, सोच के बताओ, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा दिख रही है बेटा, जल्दी से बोलो भाई, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा दिख रही है दोनों में, किस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा दिख रही है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा दिख रही है, बताओ भाई बताओ, चारू किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा दिख रही है, प्रखर को एक ही दिख रही है, निहार को बी की दिख रही है, मिथुन को एक ही दिख रही है, सबको एक ही दिख रही है, रीजन बताओ एक ही कैसे होगी, एक ही तुम्हें किस वजह से दिख रही है, एक ही तुम्हें इस वजह से दिख रही है क्योंकि इसका प्लस H और प्लस I इफेक्ट लगा दोगे, यही ना, प्लस H और प्लस I इफेक्ट लगा देंगे सर तो स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे। अरे भैया तुम्हें स्टीयरिक क्राउडिंग नहीं दिख रहा है, इसके बीच में और इनके बीच में स्टीयरिक क्राउडिंग हो जाएगी, यही तो रीजन है भैया, सारे इफेक्ट से ऊपर आएगा स्टीयरिक क्राउडिंग।
इनके बीच में स्टेरिक क्राउडिंग होगी भाई, ये मॉलिक्यूल ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, कॉन्जुगेट एसिड लेस स्टेबल। ये जो कॉन्जुगेट एसिड बनाया है ना हमने, ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल क्यों है? ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। समझ लो पॉइंट को, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। देखो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से उसकी बेसिसिटी डिस्टर्ब कर रही है, मतलब उसके H पॉजिटिव को लेने की टेंडेंसी डिस्टर्ब कर रही है कि नहीं? H पॉजिटिव के लेने की टेंडेंसी डिस्टर्ब कर रही है, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। इसीलिए तो बोला है इसको स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ, मतलब रुक रहा है उससे, ऑफ प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन रुक रहा है उससे स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से, इसीलिए इसको SIP इफेक्ट बोलते हैं। दिस मॉलिक्यूल कैन नॉट एक्सेप्ट या लॉस प्रोटॉन ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। ये मॉलिक्यूल आपका प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऊपर वाला प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। समझ में आ गया? तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी भी इसी की ज्यादा होगी इस केस में। ये मत देखो कि इफेक्ट, देखो किसी का इफेक्ट लग सकता है, लेकिन स्टेरिक क्राउडिंग सबसे ज्यादा फैक्टर है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल का वहां एग्जिस्ट करना ही दुश्वार हो रहा है ना, क्राउडिंग तो इसलिए हो रही है। कोई क्या इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई की वजह से थोड़ा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन उस मॉलिक्यूल का वहां रहना ही दुश्वार हो रहा है। ये है स्टेरिक क्राउडिंग का फैक्टर। समझ में आ गया? देख लो, क्लियर है ये पॉइंट भी? रूल नंबर 2 यही था और कुछ नहीं है। क्लियर है? नोट कर लिया है? सही है ना? चलिए पॉइंट लिख लीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले के लिए पॉइंट लिख लीजिएगा, लिखिएगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूट फटाफट से। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, वैसे ही मैं ऊपर ही लिखवा देता, तो भूल गया मैं। ऑर्थो सब्स्टिट्यूट ग्रुप ऑफ बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट ग्रुप ऑफ बेंजोइक एसिड will disturb the coplanarity, will disturb the coplanarity of phenyl ring, coplanarity of phenyl ring and carboxylic acid, hence resonance will not take place, hence resonance will only takes place, ऐसे लिखते हैं, hence resonance will only takes place, only takes place on carboxylic acid, two equal resonating structures, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, two equal resonating structures are obtained, hence resonance will only take place on carboxylic acid, which will be more effective, which will be more effective, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू। चलिए इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस पढ़ा देते हैं किस तरीके से होगा। मैंने अभी जितने भी एग्जांपल दिए उसमें COH के ऑर्थो पोजीशन पर कोई नहीं लगाया है। गिव मी द ऑर्डर्स, इसका ऑर्डर बताइए। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? देखिए इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए।
एग्जाम्पल नंबर 2 में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइएगा। पॉइंट सिर्फ इतना ही याद रखना है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एसिडिक तो ज्यादा और बेसिक कम। कोई भी इफेक्ट मत लगाना उन ग्रुप पर, मतलब उन मॉलिक्यूल पर कोई भी इफेक्ट लगाने की या सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा कम या ज्यादा कर देना है, कुछ भी सोचें। बाकी अदर कंपेयर कर लीजिए अपने आप ही। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ये रहा, कंपेयर करके बताओ फटाफट से क्या होगा। क्या ऑर्डर आ रहा है भाई बताओ। क्या ऑर्डर आ रहा है पहले वाले में, दूसरे वाले में? पहले वाले में आ रहा है ए, डी, फिर तुमने लिखा है सी, फिर बी। गलत हो गया भाई, रिजल्ट तुम्हारा गलत है। अरे मेरे को ऑर्डर चाहिए, एक अकेला नहीं बताना है कि डी वाला सबसे ज्यादा है, बी वाला सबसे ज्यादा है। डी सी बी, गलत आ रहा है तुम्हारा ये भी। एक, अरे भैया बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूट पे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट पे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक। सीधा एक ये पॉइंट लगाना। हाँ भाई मैं यहाँ लिखूंगा इस पे ऑर्थो, कोई इफेक्ट नहीं, ऑर्थो इफेक्ट। इस CH3 का यहाँ पे प्लस आई, इस CH3 का यहाँ पे प्लस एच और प्लस आई दोनों, तो सबसे ज्यादा होगा ए, फिर होगा इसके बाद डी, फिर होगा इसके बाद बी और इसके बाद होगा सी। अपने अपने आंसर चेक कर लो, बहुत सारे के गलत आए, प्रखर का छोड़ के शायद, मुझे लगता है। बस है ना, ए डी बी सी, बी सी बी सी कहीं आया ही नहीं यार, प्रखर का ही आया है आंसर बस, किसी को कोई आंसर नहीं आया, गलत आया सबके। CH3 का प्लस एच इफेक्ट लगाना आना चाहिए। अब बताओ इसमें क्यों दिक्कत है यार, मतलब ये क्या ही है। पहला वाला मैंने बोला ऑर्थो इफेक्ट, मैंने पॉइंट बोला साफ साफ, सीधा पॉइंट लगाना है, आंसर निकालना है, काम खत्म, कुछ करना नहीं है, पॉइंट याद रखना आना चाहिए। होता है तो होता ही है यार, अब होता कैसे ये भी मैं बता चुका हूँ, कोप्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी वजह से उसमें इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो ज्यादा है, बाकियों में स्ट्रक्चर्स और भी बनेंगे, इफेक्ट भी लगेंगे, तो लगा रहा हूँ। दूसरे का आंसर, अब यार प्रकार यहाँ तुम लोग यहाँ निपट गए तुम यार। गलत है अनुकुल, गलत है चारू, अब सही है प्रकार। सही है तुम्हारा आया प्रकार, और किसी का सही नहीं आया। चारू तुमने थोड़ा सा कुछ गड़बड़ सोचा है, तुम्हारा एक ऑर्डर, पहला वाला ऑर्डर गलत आ रहा है, मतलब आगे के दो गलत आ रहे हैं ऑर्डर में, ठीक है। अभी भी अभी भी चिक चिक के कहना पड़ेगा कि भैया इसका जो है प्लस एच और प्लस आई इफेक्ट
प्लस आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ प्लस एच और प्लस आई इफेक्ट लगेगा, CH3 है और इसकी वजह से बेसिसिटी बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा ये तो कम है, सबसे ज्यादा और तो इफेक्ट की वजह से पहले आएगा C, फिर आएगा B, फिर आएगा D और लास्ट में आएगा A। आया कि नहीं? तो वो तो तुम देखो ना कि यार तुम कौन सा इफेक्ट नहीं लगा रहे हो बार बार पे, मैं एक ही चीज को बार बार लगवाना चाह रहा हूँ, तुम लगा नहीं रहे हो यार। एग्जाम्पल आपको एक और थर्ड फटाफट से, इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर फिर भी ये नहीं दिक्कत आएगी तो फिर तो काम कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी किस तरीके से कर पाओगे? इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ काउंटर क्या आएगा? देखो मैं आपको इसमें बता दूं, आपको अगर लगे कि इसमें प्लस इफेक्ट देखना है तो नहीं, इसमें जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा ना, जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा उतनी ही कोप्लेनरिटी ज्यादा डिस्टर्ब, जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा कोप्लेनरिटी उतना ही ज्यादा डिस्टर्ब होगी और उतना ही अच्छा बेटर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब बेटर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है। ऑर्डर आएगा A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन D, D C B A नहीं आता है ऑर्डर, इसमें A B C D आएगा। more the bulky nature of group, more will be the stability, more the bulky nature of, यहाँ पे bulky nature of group है ये। जितना ज्यादा बल्की नेचर होगा कोप्लेनरिटी उतना अच्छे से डिस्टर्ब होगी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। अगर जरा सा भी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जरा सा भी अगर डिस्टर्बेंस का क्रिएटेशन नहीं है तो ये थोड़ा बहुत तो रेजोनेंस इसके साथ कर ही लेगा, मतलब कुछ पार्ट रेजोनेंस में कर लेगा, तो वो भी कम से कम हो तो वो ज्यादा अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। इस वजह से आंसर A B C दिया था। ठीक है, इसी का देखो यार चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, मतलब इफेक्ट के थ्रू सारे कुछ भी चीजों के थ्रू पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। देख लो इस पूरे चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा और फिर से तो मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूँ। हमने टेम्पररी इफेक्ट्स पढ़े थे, टेम्पररी इफेक्ट्स में ऊपर पहुंच जाता हूँ और दिखा देता हूँ कि क्या क्या इन्हें स्टार्ट किया था। देखो चैप्टर छोटा ही है, टाइम ज्यादा लिया है बिल्कुल। टेम्पररी और परमानेंट इफेक्ट देखे थे, टेम्पररी इफेक्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक कुछ नहीं है, बकवास है, जब रिएक्शन आएंगी तब बता दूंगा या तो, वरना जरूरत है नहीं। ठीक है, तीनों इफेक्ट देखे मैंने, इंडक्टिव देखा है, इंडक्टिव के बाद मैंने क्या देखा है बेटा आपका रेजोनेंस देखा है। इंडक्टिव में मैंने बताया कि किस तरीके से आपके सारे इफेक्ट्स होते हैं। इंडक्टिव सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लगता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या क्या ग्रुप्स होते हैं, तीन तीन के ऑर्डर में याद किए थे, ये हुआ माइनस आई इफेक्ट। फिर एप्लीकेशन देखे कि कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर की जा सकती है। फिर हमने चेक किया कि रेजोनेंस कैसे बनाते हैं, फिर भाई रेजोनेंट स्ट्रक्चर देखा, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, कॉन्जुगेशन किस तरीके से काम करता है वो सब देखा हमने। लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गए वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किए जाते, ये सब देखा। टॉटोमेरिज्म के क्वेश्चंस भी इसी में है कि हाँ भाई टॉटोमर्स दो बनाते हैं तो उनके बीच में रेजोनेंस होता हुआ चला जा सकता है। ठीक है, अब मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, बस सीधा वैसे ही बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग सुनते चलना। अभी तो बता रहा हूँ, सिर्फ अभी बचा हुआ है चैप्टर में, ऐसा नहीं कंप्लीट बिल्कुल ही हो गया। ठीक है, रेजोनेंस के बाद क्या देखा हमने, मीजोमेरिक इफेक्ट देखा है, रेजोनेंस का इफेक्ट देखा कि ग्रुप कैसे इफेक्ट लगाते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर। आप अपनी कॉपी पे निकाल लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर किस तरीके से वो इफेक्ट लगाते हैं वो हमने चेक किया, तो वो हमने एनालाइज किया। अगर आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो भैया पॉजिटिव मतलब खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपके पास लोन पेयर है या फिर यानी आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन्स देगा उसको। तो उसी तरीके से प्लस एम और माइनस एम का तरीका हमने दोनों देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमें पता चला कि रेजोनेंस और हाइपर इंडक्टिव में रेजोनेंस को डोमिनेटिंग कराते हैं। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन पर आए, हाइपर कॉन्जुगेशन में पता चला कि सिग्मा और पाई के बीच में कॉन्जुगेशन होता है। यहाँ पे सिग्मा कौन सा होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का, कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड लेते हैं, तो उसके बीच में कॉन्जुगेशन करा। ठीक है, फिर हमने ऑर्डर देखा तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर लगाया हमने इंडक्टिव। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट हाइपर कॉन्जुगेशन पॉजिटिव चार्ज फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी के लिए निकाला जाता है, ना कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए। इररेस्पेक्टिव कि हम बेंजीन पे लगा हुआ नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को करा सकते हैं, क्यों, क्योंकि बेंजीन पर CH3 का इफेक्ट तो लगेगा ही। पॉइंट यही है कि नहीं, ये याद है? देख लो मैंने कुछ रिमाइंड करा है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी
डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। अगर ओपन चेन कंपाउंड दे रखा है तो डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बेंजीन के साथ इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट तो लग ही जाए। CH3 का इफेक्ट बेंजीन पे लगेगा तो बेंजीन का इफेक्ट उस नेगेटिव चार्ज पे लग जाएगा, तो वो इफेक्ट कर सकता है कि भैया कम होगी या ज्यादा होगी, उस हिसाब से उस पर इफेक्ट कर सकता है। तो ठीक है, ये एक पॉइंट और समझ में आया। ध्यान रखना 3 के लिए करता है, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल की sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम होना चाहिए। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन का कंप्लीट होते होते फिर हमने देखा कि कितने सारे उसमें एक्सेप्शंस के पॉइंट्स आ सकते हैं, जैसे डांसिंग रेजोनेंस। वहां हमने देखा कि कार्बन और कार्बन के बीच में मतलब सिग्मा बॉन्ड ही है, लेकिन वो कार्बन और कार्बन का सिग्मा बॉन्ड उठा के उससे रेजोनेंस करा दिया और उससे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि एंगल स्ट्रेन रिलीज हो रहा था, उसकी वजह से देखा। ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस कंप्लीट हुआ। एक और एक्सेप्शन था क्या कि भैया बेंजाइल से, बेंजीन से रेजोनेंस से ज्यादा डोमिनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेशन हो नहीं सकता, लेकिन नो अल्फा हाइड्रोजन बेंजाइल वाले से डोमिनेट कर जाते हैं। नो अल्फा हाइड्रोजन बेंजाइल, सिर्फ बेंजाइल होता है। बेंजाइल पर अगर कुछ भी ग्रुप लगा दिया, CH3 लगा दिया बगल में और उसके अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है। पॉइंट इज कि एडवांस में इसके क्वेश्चन आया था कि बेंजाइल की स्टेबिलिटी ज्यादा है या फिर यानी टर्सरी कार्बोकेटाइन की, टर्सरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी टर्सरी कार्बोकेटाइन, तो उन्होंने दोनों सही कर दिए। जो तुम्हें मर्जी है उस हिसाब से लगाओ, आंसर सही है। मतलब टर्सरी है, टर्सरी सही है, बेंजाइल है तो बेंजाइल सही। पॉइंट इसके वो कॉन्ट्ररी है, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन का पॉइंट है वो। ये थ्योरी अभी कुछ सालों पहले ही इंट्रोड्यूस की, बीच में ही इन्होंने इंट्रोड्यूस की है कि ये ऐसे हो रहा है, वरना पहले रेजोनेंस ही ज्यादा स्टेबल था। ये कॉन्ट्ररी है, पुरानी थ्योरी की वजह से तो रेजोनेंस ही ज्यादा स्टेबल था, नई थ्योरी की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन के नो अल्फा हाइड्रोजन डोमिनेट कर रहे हैं। न्यू थ्योरी है ये, इसमें ये भी मैंने भी बीच में पढ़ी थी। फिर उसके बाद ये सब कंप्लीट करने के बाद हमने चेक किया कि अब इन 3 ग्रुप के इफेक्ट कौन से हैं, रेजोनेंस के, मीसोमेरिक या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के या इंडक्टिव के। तो वो हमने चेक किए एसिडिक स्ट्रेंथ पर और बेसिक स्ट्रेंथ पे ज्यादातर, कि बेसिक स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हैं। तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ का पूरा पार्ट अलग कर दिया और बेसिक स्ट्रेंथ का मैंने पूरा पार्ट अलग कर दिया, जिसमें कि बेसिक स्ट्रेंथ में तुम्हारा ग्रेनाडाइन का एक स्ट्रक्चर और आया, प्लस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का एक्सेप्शन वाला पॉइंट आया कि CH3 होता है तो क्या होता है, 3 को उठा के पीछे कर देते हैं, ET होता है तो 3 को उठा के बीच में कर लेते हैं, तो ये हमारा वो वहां से आया। फिर उसके बाद ऑर्थो इफेक्ट देखा, मतलब SIR और SIP दोनों इफेक्ट देखे, ऑर्थो इफेक्ट देखा और स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ये भी बेसिसिटी के ही पॉइंट्स हैं। तो ये पूरा टोटल मिला के 5 टॉपिक का कवर हो गया, इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक। यही इस चैप्टर का कहानी है। इस चैप्टर की कहानी में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल और आते हैं, वो हम थोड़ा आगे ही पढ़ देंगे क्योंकि मैंने काफी सारी चीजें बताई हैं, तो उससे रिलेट करने में आसानी रहती है कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है, कैसा न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, वो है। बट कंप्लीट करने से पहले छोटी छोटी चीजें बहुत सारी होती है। तुम्हें याद है ना आइसोमेरिज्म में भी थी कि भैया एपीमर्स क्या होते हैं, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन कैसे देख सकते हैं, कैपिटल डी कैपिटल एल, ठीक है। उसके बाद मैंने और भी सारी चीज ई और टी आइसोमर्स बताए थे, बहुत सारी चीजें बताई थी, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें भी ऐसे ही कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस है, बेसिक डेफिनेशंस है, मतलब एप्लीकेशन है एक तरीके से, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की एप्लीकेशंस है, वो अपन समझ लेते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब वो एक तरीके से रिएक्शन भी है और वो बहुत जरूरत पड़ेगी भी। और ये मैं बता दूं, बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है इस पे, और ये है इजी, पता नहीं कैसे कंफ्यूजन करता है, बार बार कंफ्यूजन उसको होने ही लगेगा। देखो नेक्स्ट लिखेंगे, पॉइंट लिखें, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल क्या होते हैं भैया, तो बहुत एक्टिव होते हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, सोडियम या पोटेशियम, ज्यादातर में तो हम यही लेके चलते हैं, सोडियम या पोटेशियम को ही लेके चलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब एक बात समझिए, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल कराएंगे क्या, एक्टिव मेटल क्या दे सकता है आपको, बोलो, एक्टिव मेटल क्या दे सकता है आपको, इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। यानी कि मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो दूसरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, खा जाएगा ना, ये देगा तो वो लेगा, भैया ये देगा तभी तो वो लेगा, देगा ही नहीं हो तो वो लेगा क्या, तंबूरा है कि नहीं। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो किस तरीके से ट्रीट करेंगे हम, बताओ वो क्या है,
अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो वो क्या किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब गधेड़ है, वो क्या किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो कहीं एसिड नहीं हुआ। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, ये अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो एसिड नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो तब होता है जब ये इसी के बगल में लगा होता। तो सोडियम और पोटेशियम क्या कर सकते हैं, एसिडिक नेचर को बिहेव कर सकते हैं। देखो एसिडिक नेचर को बता सकते, किसका नेचर एसिडिक है, किसका नेचर एसिडिक नहीं है। समझ में आएगा नहीं, सोच लो। एसिड होगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, एसिड नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, सिंपल सी बात है। सही है कि नहीं। तो देखो मैं इसमें पॉइंट लिखवा रहा हूं, ये कायदे से यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्कोहल एंड ईथर। अब देखो भैया ये टेस्ट तो इसके लिए है, ये टेस्ट है इसके लिए, एल्कोहल और ईथर के लिए टेस्ट है कि कौन सा एल्कोहल है कौन सा ईथर है, बता देगा। ऐसा नहीं है कि बता ही देगा सब कुछ। एल्कोहल है तो ठीक है, ईथर लोगे तभी, कुछ और ले लोगे और नहीं दे रहा तो ये नहीं है कि ईथर नहीं है, अरे कुछ भी हो सकता है। टेस्ट कैसे होता है वो भी दिखा रहा हूँ। देखो एल्कोहल है मेरे पास, एल्कोहल क्या होता है, ROH। इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं किससे, सोडियम मेटल से। सोडियम मेटल क्या करेगा, सोडियम मेटल Na से जाएगा और Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। काम तो वैसे यही होगा, ठीक है नहीं तो भाई, समझ में आया कि नहीं। गायब हैं लोग, अरे सही है कि नहीं। तो देखो होगा क्या, ये इससे टूटेगा, मतलब मैं तो बीच में स्टेप दिखा रहा हूँ। RO नेगेटिव टूटेगा प्लस H पॉजिटिव ब्रेक हो जाएगा। H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा भैया, यही तो करेगा। और क्या बनेगा, RO नेगेटिव बन जाएगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस हाफ मोल्स ऑफ H2 गैस रिलीज हो जाएगी। बोलो ये होगा, कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये H फ्री रेडिकल में मिलेगा, 2 H फ्री रेडिकल मिलके क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे। रिएक्शन को बैलेंस किया, अगर मैं 1 मोल एल्कोहल लेके चल रहा हूं तो मुझे आधा मोल H2 गैस रिलीज होती हुई दिखेगी। बोलो इसमें सही है कि नहीं यार पॉइंट। 1 मोल H2 लेके चल रहा हूं तो आधा मोल मुझे H2 गैस मिलेगी। और इससे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ उसमें एल्कोहल है या था। ठीक है, मैं रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख दे रहा हूं। जो रेट ऑफ रिएक्शन आती है, रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख दे रहा हूं आपके लिए। रेट ऑफ रिएक्शन आती है वो 1 डिग्री एल्कोहल के लिए सबसे ज्यादा आती है। 1 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री एल्कोहल, फिर 3 डिग्री एल्कोहल। चाहो तो आप निकाल सकते हो कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। 1 डिग्री एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, 2 डिग्री एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, या 3 डिग्री एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। निकाल चुके हैं अपन, ऊपर देख लेना भले, तुम चाहो तो ऊपर चेक कर सकते हो, नो इशू, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चेक करेंगे मुझे क्या इशू होगा। दूसरा है ईथर के लिए कि अगर ईथर की रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा। तो देखो ईथर क्या होता है, बताओ जल्दी से, पहले ग्रुप बताओ ईथर क्या होता है। फैजान, गोविंद, ईथर कैसा ग्रुप होता है, ईथर का ग्रुप बताना, फंक्शनल ग्रुप कैसा दिखता है ईथर। अबे जल्दी से बोल, क्या बोलेगा यार ये। ओ क्या डबल बॉन्ड, मतलब दोनों साइड से ओ लग जाता है बीच में, दोनों साइड से ओ लग जाता है बीच में, अरे तो आर बीच में ओ ओ आर लगा होता है लेते ना। हैं, आर ओ। हाँ तो ROR ऐसे बोलो ना यार। तो यार तुम्हें ईथर लिखना नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पर सोडियम फिर से डाल दूं, ये तो अपना काम करेगा इलेक्ट्रॉन देने का, लेकिन एक बात बताओ, क्या इस पे इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। पॉइंट इसके, क्या इसके पास इस तरीके की एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन, देखो मैंने ये अभी ढंग से समझना, ये जो चीजें बोल रहा हूँ, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन, एल्कोहल के पास एसिडिक हाइड्रोजन थी जो कि एक्टिव मेटल से रिएक्ट कर रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत पावरफुल होते हैं
बहुत पावरफुल बेस होता है, बहुत पावरफुल बेस होता है, किसी को भी कर सकता है, मतलब किसी भी बेस से रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि वो तो तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। ठीक है, चलो इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ये तो बेस है ना, ये खुद बेस है। क्यों? क्योंकि ये तो लोन पेयर कंटेनिंग है, तो लोन पेयर कंटेनिंग और लोन पेयर देने वाला, तो ये तो भाई भाई हुए, ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, देयर इज नो रिएक्शन। तो हमें पता चल गया कि नहीं कि भैया एक तरफ एल्कोहल है और एक तरफ ईथर है। ये बताओ क्लियर है कि नहीं? अबे क्लियर है कि नहीं ये बात? अरे हाँ या ना, क्लियर है ना? अब देख लो मैं इसके बिहाफ पर रिएक्शंस लिख रहा हूँ, काफी सारी रिएक्शंस लिख रहा हूँ, आपको एसिडिक हाइड्रोजन पहचाननी है। पॉइंट ये है, क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 1, आप खुद निकाल के बताएंगे कि क्या बन रहा है और कितना मोल किस हिसाब से। जैसे OH है, Na मेटल ले रखा है, Na सोडियम पोटेशियम कुछ भी ले लो। अरे भगवान, ईथर वाला क्या क्लियर नहीं हुआ? लड़की बोल तो सही, माइक ओपन कर और बोल जल्दी से, क्या क्लियर नहीं हुआ इसमें? सर जो भी आपने बताया वो बीच में अरे खो क्या गई मैं चीज, कहीं पे। क्या चीज? मैंने करा तो बहुत कुछ दिया, तुमने सही से सुन नहीं पाया या तो? हाँ जी, एक बार और बता दीजिए। एक बार बताने के चक्कर में ना 11 तो ही रह जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही क्यों करेगा? ये तो बेस है ना ऑलरेडी, और ये भी बेसिक की तरह काम कर रहा है, तो दोनों बेस तो रिएक्ट करेंगे नहीं एक दूसरे से, तो ये नो रिएक्शन, खत्म। ठीक है, बस इतना ही था उसमें, और कुछ भी नहीं बोला था। पहले वाले में बताओ, पहले वाले में क्या क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा, और कौन सी गैस रिलीज करती हुई दिख रही, कहाँ पे बनेगी ऐसे? पहले वाले में क्या बन जाएगा? पहले वाले में देखो, CH3 CH2 ऑक्सीजन नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाफ मोल्स ऑफ H2 रिलीज, हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। दिखाना पड़ेगा आपको कौन सी हाइड्रोजन गई है, ये वाली हाइड्रोजन गई है। मैं ऐसे गोला मार दूंगा तो मैं ये नहीं दिखाऊंगा भले ही, और ऐसे गोला नहीं मार पाऊंगा तो मैं प्रोडक्ट बना के दिखा दूंगा। फटाफट से बनाओ। इसमें क्या बन रहा है, बस बना दो और कुछ नहीं है। जल्दी बनाओ बेटा। दूसरे वाले में क्या बन जाएगा? सब में सेम ही टाइप का है। दूसरे वाले में क्या बन जाएगा? CH3CO माइनस K पॉजिटिव प्लस हाफ मोल्स ऑफ H2, ये हाइड्रोजन जाएगी यहाँ पे, ये हाइड्रोजन जाएगी हाफ मोल्स ऑफ H2 Na पॉजिटिव, यहाँ पे ये हाइड्रोजन जाएगी और एक ही हाइड्रोजन जाएगी। मैं आपको बता दूं ये भी कैसा है, एसिडिक स्ट्रेंथ पे, ये नेगेटिव आ जाएगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा, एरोमेटिक हो रहा है ये, इलेक्ट्रॉन तो चला ही जाएगा इस पे, हाफ मोल्स ऑफ H2। बोलो सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? हाफ मोल्स ऑफ H2 में ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताइए क्लियर हो गया क्या नहीं? क्लियर हो गया या नहीं? ठीक है, चलिए एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, सिर्फ एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। देखिए ये हो गया आपका किसके भी हाफ पे, एक्टिव मेटल से रिएक्शन। भूलना मत, मैं बता रहा हूँ भूलना मत इसको, ये भूलने लायक चीज भी नहीं है बेटा। ऐसे तो हमेशा 0.5 मोल H2 नहीं बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। रिएक्शन किससे करा रहे हो डिपेंड करेगा, रिएक्शन किससे करा रहे हो वो डिपेंड करेगा। सो डोंट वरी, परेशान मत हो, भी आगे क्वेश्चन आएगा एक। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम इन एसिड बेस रिएक्शन। ये गदर एकदम, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम इन एसिड बेस रिएक्शन। हाँ भाई खुद बताओ तुम, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन किस तरफ होती है? अगर दो एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं
मान लो एक एसिड है और एक बेस है, दोनों रिएक्ट किए, मेरी बात सुनना, एक एसिड है और एक बेस है, दोनों रिएक्ट किए, और फिर दूसरी तरफ भी राइट हैंड साइड में भी क्या बनेगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड और बेस बनेगा। मतलब उधर भी क्या बना, एक एसिड और एक बेस है, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी एसिड बेस है, राइट हैंड साइड में भी एसिड बेस है। आप कैसे बता सकते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड में है या बैकवर्ड? ये है पॉइंट, सोचो आप। रिएक्शन आपने लेके चले, रिएक्टेंट है, एक एसिड है और एक बेस है। ये मोल्स का, ऑर्गेनिक में मोल्स का काम नहीं होता भैया, मोल्स ताम झाम ये सब फिजिकल में आके, यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट, देयर इज नो मोल्स। कैलकुलेशन का काम सर सिर्फ क्या है, तुमने किसमें आईने के मोल्स पढ़ाने होते तो मैं आईने के इक्विलिब्रियम बताता ना, फिर मैं यहाँ क्यों बताता हूँ। देखो प्रोफेसर ने एक बोला स्टेबिलिटी, माइक ऑन करके बोला करो तुरंत, स्टेबिलिटी किस चीज की स्टेबिलिटी भाई, किस चीज की स्टेबिलिटी? अबे तुमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली, स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं। तो एक बात बताओ, अगर मेरी तरफ मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब कि प्रोडक्ट साइड में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बन गए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बन गए, कॉन्जुगेट जो बने हैं वो स्ट्रॉन्ग है, तो आप बताओ कि रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड जाएगी। लिख रहा हूं, पॉइंट लिख रहा हूं, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट अपोजिट टू द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इस तरीके से लिख रहा हूं, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट opposite to the strong acid and strong base। इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ आपका स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग, अपोजिट में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्टेंट साइड में है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा। समझ में आ गया ना? बिल्कुल, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये बता दूं। इंपॉर्टेंस उसकी अलग है, इजी है ये उसकी बात अलग है, और गलती तुम बहुत ज्यादा करोगे ये भी दिक्कत है। सही है कि नहीं? सही है ना? क्लियर सी कहानी है, बहुत इजी सा एग्जांपल, एक इजी सा एग्जांपल दे रहा हूं, देखना। एग्जांपल नंबर 1, PHOH प्लस NaOH एसिड बेस रिएक्शन है, और मैं खुद लिख के दे रहा हूं, बेस रिएक्ट किया, PHO माइनस Na पॉजिटिव बना, प्लस वाटर। आप बताइए इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आपका? बस आप इतना समझा दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा आपका काम हो गया है। जल्दी से बता दीजिए इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इक्विलिब्रियम विल मूव इन विच डायरेक्शन? एक कह रहा है आगे, एक कह रहा है पीछे, एक कह रहा है आगे, फिर से फॉरवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड बैकवर्ड। कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं आप? आपने किस चीज में कंपेयर किया? मैं आपको बता दूं, मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखो मैं आपको बता रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास एसिड और बेस है, और राइट हैंड साइड में भी आपके पास एसिड और बेस है। आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड वाले एसिड को राइट हैंड साइड वाले एसिड से मतलब कंपेयर कर लीजिए, लेफ्ट हैंड वाले बेस को राइट हैंड वाले बेस से कंपेयर कर लीजिए। किसी को भी, किसी एक को कंपेयर कर लो, अपने आप काम हो जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ, किसी एक को कंपेयर कर लो, अपने आप काम हो जाएगा। चाहे एसिड को कंपेयर कर लो, चाहे बेस को कंपेयर कर लो, चाहे राइट हैंड साइड में कंपेयर कर लो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड, चाहे कहीं पर भी कंपेयर कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आ जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ पहले कौन सा किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड में, मुझे ये बताओ PHOH लेफ्ट हैंड साइड में किस तरीके से बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। इस OH का ये कॉन्जुगेट बनेगा तो यहाँ ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। पहले तो मैंने ये लिख लिया कि कौन सा एसिड कौन सा बेस की तरह बिहेव कर रहा है, किस तरफ बिहेव कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, पहले मैंने ये लिखा है, दिमाग में रखना, यही इसी तरीके से चल रहा है। ठीक है, नाउ यू टेल मी कि भैया यहाँ पर ये एसिड है, यहाँ पर ये एसिड है, विच इज मोर एसिडिक, फिनॉल या ये वाटर? ऑब्वियस सी बात है, इसका H हटा दो, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? यस सर।
बिल्कुल होगा, बिल्कुल, बस इतना ही पॉइंट था बेटा, इतना ही पॉइंट था छोटा सा। देखो क्या हो गया पता है, ये हुआ स्ट्रॉन्ग, ठीक है कि नहीं, बोलो ये स्ट्रॉन्ग हुआ, तो ये हुआ वीक। सबरा रिलेट हो गया भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस, और वीक बेस का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग, सॉरी 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 सॉरी, हाँ सही है, वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो गया भाई। दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना आ गई है, तो ये भैया इतना लल्लू है ना कि बता नहीं सकते, लेकिन आप ढंग से एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तब होगा ये काम, ऐसे ही नहीं होगा कि मतलब हवा में उड़ा दिया तुमने। क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट, क्लियर हो गया, कंपेयर कर देंगे आप लोग, वो कंपेयर कर दोगे। तो एग्जांपल लिख लो भैया, 2 एग्जांपल घर के लिए आपकी। एग्जांपल नंबर 2, देखो ये बहुत बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पता चलती है जब आप रिएक्शंस को पढ़ेंगे ना, तब आपको खुद रियलाइज हो जाएगा ये कैसे हो गई। आपको यहाँ रिएक्शन है, रिएक्शन लिखी हुई है, आप खुद ही लिख लीजिएगा रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं वैसे लिख देता हूँ, चलो एक को CH3 C नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस वाटर। आपको बताना है कि किस डायरेक्शन में जाएगी, होमवर्क है ये। ये भी एसिड बेस रिएक्शन है, और एक्टिव मेटल से कराई थी वो भी एसिड बेस रिएक्शन ही थी। दोनों ही एसिड बेस रिएक्शन करा रहा हूं मैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एसिड बेस रिएक्शन का पार्ट है। यहाँ बस मैं इक्विलिब्रियम को बता रहा हूँ कि किस तरफ शिफ्ट हो गया किस तरफ नहीं हुआ, वहां मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं था। चाहो तो वहां भी निकाल सकते हो, लेकिन वहां पे एक जगह इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए आपसे होंगे नहीं अभी वो इलेक्ट्रॉन्स का पार्ट। पर इलेक्ट्रॉन हमेशा ही स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ही स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कौन रिड्यूसिंग कराएगा यार, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ही स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं, इसीलिए वहां पे हमने कंपेयर किया ही नहीं, वो रिएक्शन हमेशा ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में भाग। इन तीनों में आप निकाल लाइएगा बड़े ही प्यार से किस डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन। तो आज का काम यही खत्म होता है अपना।